अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पीपीएससी मैथमेटिक्स 2015 का पेपर सॉल्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारे पास स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 98 है, सॉल्यूशन ऑफ द सेट साइन एक्स कॉज एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इज। अब हमने बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, साइन एक्स 2x साइन एक्स कॉज एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। हमारे पास फार्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉज एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। तो हम उसको बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन एक्स कॉज एक्स हमारे पास साइन 2x के इक्वल हो जाएगा, और 2 से जब हम उस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 4 कैंसिल होके स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होगा। तो हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 जो है साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास 60 पे आती है, और ये हमारे पास पॉजिटिव है वैल्यू, साइन 2x की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ रही है। और साइन जो है वो पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि अगर हम यहाँ पे क्वाड्रेंट सिस्टम बनाएं तो साइन एक्स यहाँ पे भी पॉजिटिव होता है और यहाँ पे भी हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास थीटा थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास अगर हम पहले तो 2x की वैल्यू अगर निकालें तो साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आ जाएगी। तो ये हमारे पास π/3 हो जाएगा। तो यानी हमारे पास जो एंगल की वैल्यू आ रही है वो π/3 है। लेकिन यहाँ पे साइन x पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कहाँ पे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू वही रहती है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2x की वैल्यू π/3 ही रहेगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं, हम लोग जैसे हमारे पास थीटा है तो वो हम कैसे निकालेंगे, पाई माइनस थीटा निकालेंगे। यहाँ पे हमारे पास होता है पाई माइनस थीटा, क्योंकि अगर सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू है तो वो पाई में से माइनस होके आती है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमने वो क्वाड्रेंट देखने जिसमें ये वैल्यू पॉजिटिव है। एंगल यहाँ पे पॉजिटिव था तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा को थीटा ही लिखना है, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा लिखना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/3 ही रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में हम क्या करेंगे, पाई माइनस π/3 कर देंगे। तो ये हमारे पास 2π/3 हो जाएगा। अब हमें पता है कि साइन एक्स कॉज एक्स का जो पीरियड होता है वो हमारे पास क्या होता है, 2π होता है। तो हम क्या कहेंगे, 2nπ अगर हम ऐड भी कर दें किसी एंगल में तो उस एंगल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पीरियड की पीरियड वैल्यू ही वो होती है जिसपे हमारे पास ये जो फंक्शंस हैं अपनी वैल्यूज रिपीट करते हैं। तो 2π इज़ अ पीरियड ऑफ साइन एक्स, सो द जनरल वैल्यूज ऑफ 2x आर, वो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/3 थी, तो π/3 को जब हम माइनस करेंगे, π/3 में जब हम 2nπ ऐड करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगी π/3 प्लस 2nπ, क्योंकि 2nπ ऐड करने से इसकी वैल्यू पे चेंज नहीं आएगा, वही वैल्यू ही आएगी साइन की π/3 पे जो आ रही है, तो π/3 प्लस 2nπ पे भी वही आएगी। अब इसी तरह से 2π/3 में भी हम 2nπ ऐड कर देंगे। ये हमारे पास दोनों वैल्यू 2x की है, अगर हम वैल्यू x की निकालेंगे तो ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये π/6 हो जाएगा और ये nπ हो जाएगा और ये π/3 हो जाएगा और nπ हो जाएगा। और जो इनका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन सेट होगा, वो इन दोनों का हमारे पास यूनियन हो जाएगा। तो π/6 प्लस nπ यूनियन π/3 प्लस nπ। हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास 96 है क्वेश्चन नंबर 96 की स्टेटमेंट है, पीरियड हमने फाइंड करना है 3 cos x/5 और उसकी ऑप्शन है 2π 2π/5 6π 10π। अब हमने इसका पीरियड निकालना है, तो हम निकालेंगे 3 cos x/5 का। हमें पता है कि cos का जो पीरियड होता है वो हमारे पास 2π होता है। पीरियड उस वैल्यू को कहते हैं जिसपे ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अपनी वैल्यूज रिपीट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 cos जो x/5 पे वैल्यू दे रहा है वो x/5 प्लस 2π पे भी वही वैल्यू देगा। अब हमने क्या करना है, ये जो 5 है इसको ख़त्म करना है, x का कोफिशिएंट हमने 1 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। इस 5 को रिमूव करने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर हम अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें बाहर डिवाइड करना होगा। तो हमारे पास आ जाएगा 3 cos 1/5, यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x हो जाएगा और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10π हो जाएगा। तो जब x का कोफिशिएंट 1 हो जाता है तो जो यहाँ पे वैल्यू आ रही होती है वो पीरियड होता है। तो इसका मतलब है 10π हमारे पास पीरियड है
पीरियड ऑफ 3 cos x बाय 5। तो 10 पाई हमारे पास ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है रेंज ऑफ सीकेंड इनवर्स एक्स। तो हमारे पास 0 to पाई है, 0 to पाई है, लेकिन उसमें से पाई बाय 2 को रिमूव कर दिया है। फिर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, और नेक्स्ट है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक है, और इसकी वैल्यू रिमूव कर दिया है, इसमें से 0 को रिमूव कर दिया है। हमारे पास जो रेंज ऑफ सीकेंड इनवर्स होती है वो हमारे पास होती है 0 to पाई बाय 2 लेते हैं, लेकिन पाई बाय 2 इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ये इस पर अनडिफाइन हो जाता है। और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, पाई बाय 2 टू इन पाई है, और इसमें भी हमने क्या किया हुआ है, पाई को रिमूव किया हुआ है। तो ये हमारे पास डोमेन किसके इक्वल होगी। अब आप लोग देख सकते हैं 0 से लेके पाई तक सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, लेकिन इसमें पाई बाय 2 नहीं आ रहा। तो हमारे पास इसकी रेंज कौन सी बनेगी, 0 से लेके पाई, लेकिन उसमें से हमने पाई को रिमूव कर देना है, ये वाला। तो हमारे पास इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब हमारे पास मोमेंटम है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, स्पेसिफिक हीट है, मोमेंट ऑफ द फोर्स है। तो मोमेंटम हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, स्पेसिफिक हीट जो है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। मोमेंट ऑफ द फोर्स हम टॉर्क को कहते हैं, और टॉर्क की वैल्यू होती है हमारे पास R क्रॉस F। यहाँ पे मोमेंटम अगर हम लीनियर ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू हमारे पास होती है P इज इक्वल टू mv, और अगर हम एंगुलर मोमेंटम ले रहे हैं वो हमारे पास इक्वल होता है R क्रॉस P। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है H इज इक्वल टू B ओवर म्यू। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, और ये हमारे पास B ओवर म्यू होता है, और B भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हमारे पास ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और ये भी। तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ में से कौन सी है, स्पेसिफिक हीट होती है, क्योंकि इन तीनों में हमारे पास डायरेक्शन होती है, सिर्फ स्पेसिफिक हीट में डायरेक्शन नहीं होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 93 की स्टेटमेंट है, डाइस इज थ्रोन, the probability that the dots on the top are prime numbers or odd number is 1/3, 2/3, 156। यानी एक डाइस को हमने थ्रोन किया, उस पर जो डॉट्स बने हुए हैं, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि उसकी प्राइम नंबर्स और ऑड नंबर्स की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल नंबर ऑफ ये सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या है, यानी कि कितने पॉसिबल इवेंट्स हो सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6 तक आ सकते हैं। तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स हैं सैम्पल स्पेस के, वो हमारे पास 6 हैं। अब यहाँ पे हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं और ऑड नंबर्स हैं, और हमने इन्हीं में से फाइंड करने हैं। तो ए हम कह देते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, और इसमें से प्राइम नंबर्स हमारे पास हैं 2, 3, 5, और इसका जो नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स हैं वो हमारे पास 3 है। अब सेट बी हमारे पास क्या है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर हम अगर इसमें से लें तो 1, 3, 5 आ सकते हैं। तो इसकी भी पॉसिबल इवेंट्स हमारे पास कितने हैं, 3 हैं, यानी इसके 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब अगर हम ए और बी की इंटरसेक्शन लें तो उसमें हमारे पास 3 आ रही है, तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है कि 2 हो सकते हैं इनकी इंटरसेक्शन की। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ए की, वो हम कैसे निकालते हैं, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, यानी कि नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स ए के और नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स सैम्पल स्पेस के। तो इसके हमारे पास 3 थे और सैम्पल स्पेस के हमारे पास 6 है, तो ये 1/2 आ जाएगा। सिमिलरली हम बी के भी ऐसे फाइंड करेंगे, तो एन ऑफ बी यानी कि पॉसिबल इवेंट्स बी के कितने थे, 3 थे, और एस के हमारे पास 6 है, तो ये 1/2 आ जाएगा। और इसके इंटरसेक्शन के भी इसी तरह से फाइंड करेंगे। तो अब इसके हमारे पास 2 है इंटरसेक्शन में, और सैम्पल स्पेस की 6 है, तो ये 2/6 हमारे पास 1/3 हो जाएगा। अब ए और बी हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स हैं। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि ए और बी जो है वो एक दूसरे के ना सबसेट नहीं होंगे, यानी ए भी सबसेट नहीं होगा और बी भी सबसेट, ए भी सबसेट नहीं होगा बी का, और बी भी सबसेट नहीं होगा ए का, लेकिन इनका इंटरसेक्शन 5 नहीं आएगा। हमारे पास 2 तरह के सेट्स होते हैं। अगर हमारे पास 2 तरह के सेट्स होते हैं, एक होता है डिसजॉइंट सेट और दूसरे होते हैं ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट्स किसको कहते हैं कि ए ना तो बी का सबसेट होगा और ना ही बी जो है वो ए का सबसेट होगा, और उनका इंटरसेक्शन जो है वो 5 नहीं होगा, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा।
तो जब हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स हों तो उनकी यूनियन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और अगर ये डिसजॉइंट सेट्स होते हैं जिनका इंटरसेक्शन फाई होता है तो ये हमारे पास इसके इक्वल होता। तो अब हमारे पास पी ऑफ ए, हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो ए की थी वो 1/2 थी, पी ऑफ बी यानी प्रोबेबिलिटी बी की 1/2 थी, और इसकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो थी 1/3 थी। तो इसका हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 2/3 होगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट आ रही है वो हमारे पास बी आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो हमारे पास स्केलर कौन सा होता है जिसकी डायरेक्शन नहीं होती। तो हमारे पास जो होता है स्केलर और प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो हमारे पास स्केलर होता है, और जहाँ हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी या वेक्टर प्रोडक्ट आ जाएगा वहाँ हमारे पास वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब यहाँ हमारे पास स्केलर ही आ रहा है ए डॉट बी, इसका आंसर हमारे पास स्केलर आएगा, लेकिन जब वो इस वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास वेक्टर आएगा, तो ये स्केलर नहीं है। अब अगर हम इसको देखें तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है ए का और बी क्रॉस सी का। तो इसका मतलब है दो वेक्टर के दरमियान में क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट से आंसर हमारे पास वेक्टर ही आता है। अब ये भी बिल्कुल वैसे ही है। अब ये इसका आंसर हमारे पास 0 आएगा, लेकिन 0 वेक्टर आएगा, जब वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी वेक्टर होगा। तो हमारे पास स्केलर कौन सा है, ये हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो इसका आंसर हमारे पास स्केलर आएगा। यहाँ से भी आंसर वेक्टर आएगा, ये भी वेक्टर है, तो इनका जब वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं या डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर हमेशा स्केलर आता है। ये इसका आंसर ये ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज। प्रोजेक्शन हमारे पास क्या होती है, जैसे अब एक वेक्टर ए की डायरेक्शन ये है और एक ये है, अब इनके दरमियान में एंगल जो बन रहा है वो हमारे पास थीटा है। अब हम इस वेक्टर ए की प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे ऑन वेक्टर बी पे, तो ये हमारे पास जो ये होता है परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में वो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा होता है, और ये जो बी की डायरेक्शन में आए जो बेस की डायरेक्शन में होता है वो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी हमारे पास क्या होगी, ए कॉस थीटा होगी। ये मोड ऑफ ए को हम ए भी लिख सकते हैं। तो ए डॉट बी हमारे पास किसके इक्वल होता है, हमारे पास होता है ए डॉट बी इक्वल होता है ए की मैग्नीट्यूड वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड, और इनके दरमियान में जो एंगल है उसका हमने कोसाइन लेना होता है। तो अब हमारे पास क्या है, हमने तो प्रोजेक्शन निकालनी है, प्रोजेक्शन की वैल्यू है ए कॉस थीटा, तो हमने क्या किया ए कॉस थीटा को अलग कर लिया, बी को अलग कर लिया। तो ए कॉस थीटा की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा ए डॉट बी ओवर बी, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए डॉट बी ओवर बी की मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये जो हमारे पास ए कॉस थीटा होता है ये प्रोजेक्शन होता है ए का, लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ बी। तो ये बी वेक्टर बी ओवर बी की मैग्नीट्यूड का मतलब है ये बी यूनिट वेक्टर बन जाएगा, तो इसका मतलब है ये इसकी डायरेक्शन में होगा। तो इसका हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट आ रहा है वो ये है, ऑप्शन सी इज करेक्ट।